सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस थ्योरी। ये कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मार्क्सवाद के जो प्रमुख 4 सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष व अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो आज हम चर्चा करेंगे अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के बारे में। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पुस्तक चलती है उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर में जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुस्तक है उसके पाठ्यक्रम का भी ये हिस्सा है। उसमें मार्क्सवादी विचारधारा उस सिलेबस का हिस्सा है। तो पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें हम चर्चा कर चुके हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में, इतिहास की आर्थिक व्याख्या में, और आज हम चर्चा करेंगे अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के बारे में। एंगल्स जो कार्ल मार्क्स के सहयोगी थे, उन्होंने कहा था कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य द्वारा जो पूंजीवादी उत्पादन है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में व्याप्त शोषण है, उसके रहस्य का उद्घाटित करने के लिए हम मार्क्स के आभारी हैं। इन आविष्कारों के साथ समाजवाद एक विज्ञान बन गया। और लेनिन ने कहा भी है कि मार्क्स की जो अर्थशास्त्रीय शिक्षा है उसकी आधारशिला अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही है। दरअसल कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत गहन विश्लेषण किया, बड़े बारीकी से उसका अध्ययन किया और ये साबित किया कि पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित है। और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से वह इसी बात को सिद्ध करता है कि किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का और मजदूरों का शोषण होता है। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है, वो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दी है। दास कैपिटल के भी 2-3 खंड प्रकाशित हुए थे। अब इसमें जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो वस्तु है उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है, जो विनिमय मूल्य है, वो उस वस्तु को उत्पादित करने में कितना श्रम लगाया गया है इस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा श्रम लगाया गया है, ज़्यादा मेहनत लगाई गई है, तो उसका विनिमय मूल्य ज़्यादा होगा। और किसी वस्तु के उत्पादन में कम मेहनत लगाई गई है तो उसका विनिमय मूल्य कम होगा। मार्क्स ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु के 2 प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होता है उपयोगी वैल्यू, यूज वैल्यू, और दूसरा है विनिमय मूल्य। उपयोगी मूल्य क्या होता है? उपयोगी मूल्य का मतलब है कि कोई वस्तु वह उपयोगी होती है जो मनुष्य की इच्छा पूरी करे। जो मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं करती वो उपयोगी नहीं होती। जैसे अपन बात करें कि रेगिस्तान के अंदर बालू बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी कम है, तो पानी की वैल्यू ज़्यादा है। जिस स्थान पर प्रचुर मात्रा में पानी है वहाँ पानी की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी रेगिस्तान में पानी की वैल्यू है। यानी पानी की जो वैल्यू है वो समय, स्थान और परिस्थिति से निर्धारित करती है और मनुष्य की इच्छा कितनी पूरी करती है इस पर डिपेंड करती है। ये उपयोगिता मूल्य है। दूसरा होता है विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू। दरअसल एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, बदले में। किसी वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 5 मन गेहूं दिया किसी को और उसके बदले में आपको 10 गज कपड़ा मिला, तो इसका मतलब यह है कि 5 मन गेहूं के उत्पादन में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी 10 गज कपड़ा उत्पादन में मेहनत लगती है। दोनों में मेहनत की मात्रा समान है, इसलिए दोनों का मूल्य भी समान है। यानी विनिमय मूल्य जो है वो वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य किस बात से निर्धारित होता है कि उस वस्तु के उत्पादन में कितना श्रम, कितनी मेहनत लगी है। जिस वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा मेहनत लगेगी उस वस्तु की वैल्यू ज़्यादा होगी। जिस वस्तु के उत्पादन में कम मेहनत लगेगी उस वस्तु की वैल्यू जो है, एक्सचेंज वैल्यू जो है, वो कम होगी। अब ये कहता है कि प्रत्येक उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे प्राचीन समय में पानी आप पीते थे, पानी बहुत उपयोगी वस्तु था, लेकिन पानी लोग मुफ्त में पिलाते थे, प्याऊ लगाते थे, जगह जगह जल की जो व्यवस्था करते थे। बोतल में पानी नहीं बेचा जाता था उस समय। तो उस समय पानी का उपयोगी मूल्य तो था लेकिन एक्सचेंज वैल्यू नहीं थी। कोई कहे कि ये पानी ले लो, बदले में ये चीज़ दे दो, तो वो नहीं मिलती थी क्योंकि पानी सर्वत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था।
तो प्रत्येक वस्तु का उपयोगी मूल्य हो सकता है, लेकिन प्रत्येक उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। विनिमय मूल्य इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वस्तु के उत्पादन में कितना श्रम या कितनी मेहनत लगाई गई है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है श्रम, क्योंकि ये सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान होता है। हर वस्तु के उत्पादन में श्रम लगाना पड़ता है। तो मार्क्स रिकार्डो के इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करता है कि श्रम ही मूल्य का एकमात्र स्रोत है। यानी मार्क्स ने जो रिकार्डो का जो मूल्य का श्रम सिद्धांत था उसे वैज्ञानिक और संशोधित रूप में पेश किया और उसे अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का नाम दिया। तो इसने यह रिकार्डो से लिया है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए अधिक होता है कि उसके उत्पादन में मानव श्रम की मात्रा किसी अन्य वस्तु के उत्पादन से अधिक लगी हुई है। अब अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के अंदर मार्क्स कहता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है, अपनी मेहनत बेचता है और बदले में उसे मजदूरी मिलती है। हर मजदूर मजदूरी से ज़्यादा काम करता है। जितनी मजदूरी उसे मिली है वो वास्तव में उस मजदूरी से ज़्यादा काम करता है और अधिक मूल्य की वस्तुएं पैदा करता है। पूंजीपति जो है, जो लाभ कमाता है, दरअसल लाभ वो वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि मजदूर को कम मजदूरी देकर कमाता है। मजदूर को मजदूरी कम मिलती है और काम वह ज़्यादा करता है। मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। तो अतिरिक्त मूल्य क्या है कि मजदूर को वास्तव में कितने रुपये मिले और उसने वास्तव में कितने रुपए की वस्तु उत्पादित की, उन दोनों का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। एक तो वह वस्तु जितने की पैदा करता है, बनाता है, और एक वह मूल्य जितनी मजदूरी प्राप्त करता है। इन दोनों का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। अतिरिक्त मूल्य के बारे में ये कहता है कार्ल मार्क्स कि जो अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वास्तव में पाता है। सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द वेजेस विच ए लेबरर प्रोड्यूस्ड एंड विच ही एक्चुअली रिसीव्स। ये कहता है मजदूरी का लॉ नियम के अनुसार है, जिसको ये आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहता है, कि एक मजदूर को दिन में मान लीजिए 5 रुपये मिलते हैं। पूरे दिन की मजदूरी 5 रुपये है। जब वह कारखाने में काम करता है तो 5 रुपये की वस्तु तो वो 4 घंटे में एक बना लेता है, लेकिन मिल का मालिक उससे 8 घंटे काम ले रहा है। यानी मजदूर प्रति दिन 10 रुपये की वस्तु बना रहा है और मजदूरी उसे 5 रुपये मिल रही है। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा बच गए, ये किसकी जेब में चले जाते हैं? पूंजीपति की जेब में चले जाते हैं। ये पूंजीपति का मुनाफा है, पूंजीपति की जेब में चला जाता है। दरअसल पूंजीपति इसलिए पूंजीपति नहीं है कि वह वस्तु को ऊंचे दामों पर बेचता है। पूंजीपति इसलिए पूंजीपति है कि वह श्रमिकों के श्रम की चोरी करता है। मजदूर ने मजदूरी की, वस्तु बनाई 10 रुपये की, मजदूर को मिले 5 रुपये, तो ये जो 5 रुपये पूंजीपति डकार गया, ये अतिरिक्त मूल्य है। इस पर हक मजदूर का था, लेकिन वो किसकी जेब में चला गया? पूंजीपति की जेब में चला गया। तो पूंजीपति जो है वो श्रमिकों के श्रम की चोरी करता है। उसकी जो पूंजी है वो श्रम का शोषण है। जैसे पहले के जो समाज होते थे उनमें दासों का और अर्धदासों का शोषण हुआ करता था, उसी तरह पूंजीवादी युग में भी श्रमिकों का शोषण होता है। मजदूर दिन भर काम करता है, अपनी सेवा और श्रम पूंजीपति को प्रदान करता है, लेकिन बदले में उन्हें जीवन का निर्वाह करने योग्य पैसा भी नहीं मिलता। इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती कि वो अपने बच्चों का और खुद का पेट पाल सके। जो पूंजी का मालिक है उस अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेता है। मार्क्स कहते हैं कि मजदूरों के विरुद्ध पूंजीपतियों का ये शोषण आज का नहीं है बल्कि बरसों से चल रहा है, और इसका अंत तब होगा जब पूंजीवाद का अंत होगा। कोकर ने कहा है कि मार्क्स का अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस व्यवस्था को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज और लाभ के सभी सुयोगों का सर्वनाश किया जाए, और यह केवल तभी संभव है जब साम्यवादी व्यवस्था का आगमन हो। साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत पूंजी नहीं होगी, किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी, बल्कि सबकी सामूहिक संपत्ति होगी। न कोई पूंजीपति रहेगा न कोई श्रमिक, बल्कि सभी सहकारी उत्पादक बन जाएंगे, सब मिलजुल कर उत्पादन करेंगे।
अब अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। आलोचना निम्न आधार पर की जाती है कि पहली आलोचना तो यह है कि श्रम ही उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण इस बात से होता है कि उस वस्तु का उत्पादन करने में कितनी मेहनत, कितना श्रम लगा है। लेकिन वस्तु का मूल्य निर्धारण केवल श्रम की मात्रा पर नहीं होता, बल्कि उस वस्तु के उत्पादन में कैसी मशीन लगी है, कितना कच्चा माल लगाया गया है, कितनी पूंजी उस कारखाने में निवेश की गई है, उस तकनीकी ज्ञान कितना लगाया गया है, प्रबंध कौशल कैसा है। इन सब चीज़ों के आधार पर भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में एक चीज़ की और बात होती है कि वस्तु की उपयोगिता कितनी है, वस्तु उपलब्ध कितनी है, और उसकी मांग, यानी मांग और पूर्ति से भी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स इसको नहीं मानता, जबकि अर्थशास्त्र कहता है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण उस मांग और पूर्ति नियम के अनुसार होता है। जैसे लोहे और सोने की खान से सोना निकालने में कहते हैं समान ही श्रम व्यय होता है, लेकिन जब मूल्य की बात आती है तो दोनों में भारी अंतर है। उस अंतर का मुख्य कारण क्या है कि सोना उपलब्ध कम है, उपलब्धता कम है, मांग अधिक है, उपयोगिता ज़्यादा है। तो श्रम एकमात्र ऐसा आधार नहीं है जो किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। वस्तु की कीमत निर्धारण करने में उसकी मांग, पूर्ति, उसकी उपलब्धता, उसकी उपयोगिता, उसको उत्पादित करने में कितना तकनीकी ज्ञान लगा है, कितना प्रबंध कौशल लगा है, कितना कैसा कच्चा माल लगा है, कैसी मशीनें काम आई हैं, ये सारी चीज़ें उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करती हैं। दूसरा ये कहता है कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजदूर 10 रुपये की वस्तु बनाता है, पूंजीपति उसे 10 रुपये में बेचता है और मजदूर को मजदूरी देता है 5 रुपये। अब वो 5 रुपये जो बच गए वो सारा का सारा लाभ है। वो सारा का सारा लाभ नहीं है। मजदूर को मजदूरी देने के बाद भी अन्य खर्चे होते हैं। जैसे पूंजीपति अपनी पूंजी लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसका ब्याज भी देता है, मशीनें घिसती हैं, मशीनें खराब होती हैं, मशीनें लगाने में खर्च होता है। श्रमिक अगर बीमार हो जाए, बेकार हो जाए, तो उसे बीमा भी देना पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सारा अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है, वो सारा लाभांश नहीं है। मजदूर को मजदूरी देने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। मशीनों का खर्चा है, पूंजी इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसका ब्याज है, बीमा पर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सारे खर्चे निकाल दे अगर हम, तो जो हिस्सा बचता है वो लाभांश बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन मार्क्स ने कह दिया कि सारा अतिरिक्त मूल्य ही लाभ है जो पूंजीपति हड़प लेता है। तो संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। मानसिक श्रम की उपेक्षा। ऐसा लगता है कि कार्ल मार्क्स जो है शारीरिक श्रम को तो वैल्यू देता है, लेकिन मानसिक श्रम की उपेक्षा करता है। किसी वस्तु के उत्पादन में केवल शारीरिक श्रम नहीं हो लगता, बल्कि मानसिक योग्यता की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी वस्तु के उत्पादन में टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है, तकनीकी ज्ञान, मैनेजमेंट, एक प्रोफेशनल स्किल कितना है, इन सब चीज़ों का वस्तुओं के निर्माण करने में और वस्तुओं के लिए बाजार ढूंढने में बड़ी भूमिका होती है। और किसी भी उद्योग से जो लाभ बढ़ता है वो इस बात पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम जो है उसकी भी किसी वस्तु के उत्पादन, निर्माण में, विनिमय में, वितरण में बड़ी भूमिका होती है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कुछ जगह विरोधाभासी भी होता है। एक जगह कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए और नई मशीनें लगाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुनाफे के अंदर मशीनों का योगदान है। लेकिन मार्क्स दूसरी तरफ जो है केवल श्रम को ही वस्तु का मूल्य निर्धारण का आधार मानता है। मशीनों को, कच्चे माल को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। वो ये नहीं मानता कि मशीनें, कच्चा माल जो है वो भी अतिरिक्त मूल्य पैदा करते हैं। मोटा मोटी बात यह है कि ये सिद्धांत जो है मार्क्स का, ये आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से गलत है। हम ये कह सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत नहीं, बल्कि श्रमिकों के शोषण के सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला है। मार्क्स का जो उद्देश्य था वो अर्थशास्त्री था भी नहीं, राजनीतिक प्रचार ज़्यादा था। और मैक्स बियर ने कहा है कि मार्क्स का जो आर्थिक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो आर्थिक सत्य नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक नारा है, ताकि मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध एकजुट किया जा सके। ये बताया जा सके कि उनके शोषण के लिए केवल और केवल पूंजीपति जिम्मेदार है।
छठा, ये मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। कोकर कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स का मौलिक नहीं है। ये सिद्धांत वास्तव में 19वीं शताब्दी में अंग्रेज सिद्धांतकार थे सर विलियम पैटी ने दिया था। बाद में रिकार्डो और माल्थस ने इसे और संशोधित कर दिया। तो ये मार्क्स का मूल सिद्धांत नहीं है, ये अंग्रेजी सिद्धांतकारों का मूल सिद्धांत है। सेबाइन कहते हुए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत परंपरागत अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का ही विस्तार मात्र है। वेपर ने कहा है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? दरअसल अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के माध्यम से ही मार्क्स ने जो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का जो शोषण हो रहा था, उस पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को, उनके जुल्म को, उनके अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया और ये बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। हम इस बात को मानते हैं कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। किसी वस्तु के उत्पादन, किसी वस्तु की कीमत केवल और केवल श्रम की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन ये इस बात से भी हम इनकार नहीं करते कि पूंजीपतियों ने जो अपनी विलासिता के महल खड़े किए हैं, जो धन दौलत जुटाई है, जो अथाह संपत्ति उन्होंने जुटाई है पूंजीपतियों ने, उसमें कहीं न कहीं उन्होंने मजदूरों का शोषण किया है। एक मजदूर पूरे दिन मजदूरी करने के पश्चात भी इतना पैसा नहीं कमा पाता कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन पूंजीपति ऐसो आराम का जीवन जीते हैं, विलासिता का जीवन जीते हैं। तो उन्होंने कहीं न कहीं उत्पादन की उस प्रक्रिया में, वस्तु के विनिमय वितरण की उस प्रक्रिया में श्रमिकों का शोषण किया है। उन्होंने अपनी पूंजी कहीं न कहीं श्रमिकों की श्रम की चोरी करके बनाई है, श्रमिकों का शोषण करके लिए बनाई है। और उनके लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसके लिए वो स्वयं योग्य नहीं है, बल्कि मजदूरों का उत्पीड़न उसने किया होता है। और श्रमिकों की दयनीय दशा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि श्रमिकों की इस दयनीय दशा का दायित्व पूंजीपतियों पर है। अगर अर्थशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक रूप से सत्य नहीं है, लेकिन शोषण के सिद्धांत के रूप में आज भी उतना सही है जितना मार्क्स के समय था। लेनिन ने कहा है कि मार्क्स से पहले जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी, जो उस समय पूंजीवादी देशों में सबसे संपन्न देश था। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जो थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की जो अपनी खोज थी उसमें मूल्य के श्रम सिद्धांत की नींव डाली। उन्होंने बताया कि किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स ने इस काम को आगे बढ़ाया और उसने प्रमाणित किया और सिद्ध किया कि हर बात का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसके उत्पादन में सामाजिक दृष्टि से कितना श्रम लगाया गया है। कार्ल पॉपर ने लिखा है कि मेरे विचार में यद्यपि मार्क्स का जो विश्लेषण है वो दूषित था, सही नहीं था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का निरूपण करने का प्रयास की दृष्टि में आज भी वो आदरणीय है। सेबाइन ने कहा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक ऐसा मूल तत्व है जो पूंजीवाद की हृदय को हिला देने वाली विविक्षाओं को उद्घाटित करता है। ये सिद्धांत इतना तर्कपूर्ण और ठोस है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसको स्वीकार कर लेने पर भी पूंजीवाद की हम किसी भी आधार पर रक्षा नहीं कर सकते। संक्षेप में बात इतनी है कि अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने यह साबित किया है कि मजदूरों की दुर्दशा के लिए, उनकी शोचनीय स्थिति के लिए, उनकी दयनीय स्थिति के लिए पूंजीपति दोषी है, और पूंजीपति किस प्रकार मजदूरों का शोषण करते हैं, किस प्रकार पूंजीपति मजदूरों का हिस्सा हड़प लेते हैं। और यह बात सत्य भी है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्याप्त शोषण के लिए केवल और केवल उत्तरदायित्व पूंजीपतियों का है, और पूंजीपतियों ने अपनी विलासिता के महल श्रमिकों की मेहनत पर खड़े किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपका जो असाइनमेंट है उसमें आप मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की व्याख्या कर कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेज सकते हैं। कोई समस्या आए तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास हमारे कॉलेज के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी के काल में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।